यस सर, अगर आप सीए फाइनल सीएमए फाइनल में है, फॉर दैट मैटर इंटर में भी है, तो आपको हमेशा से एक दिक्कत हुई है कि पीजीबीपी में क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, इसकी एक लिस्ट आपको अगर कभी मिल जाए तो आपको पूरा का पूरा मजा ही आ जाए। एक्सप्रेसिव लिस्ट ऑफ अराउंड 37 प्लस इधर 30, अराउंड मोर देन 60 to 70 इश्यूज, क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, पास्ट एग्जाम से सारे निकाल करके यहां रख दिए गए हैं, मैक्स ऑफ देम। तो जितने पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी में कुछ स्पेशल चीजें पूछी थी इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने मैक्स और अच्छी निकाल करके यहां क्लियर आपको दे दिया गया डिफरेंस। ये डिफरेंस मैं आपके टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, नीचे लिंक दी हुई है, राइट। और आप इसको अगर देख लेते हैं, इसको अगर समझ लेते हैं क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, ये लिस्ट आपके लिए एक रामबाण का काम कर देगी। मैं कहूंगा ये लिस्ट को 8 से 10 बार पढ़ लेना, आपका पीजीबीपी ही नहीं टोटल इनकम सॉर्टेड हो जाएगा। 8 से 10 बार पढ़ लेना। और मैं कहूंगा कि इसके साथ साथ ये तो आप प्रिंट निकाल ही लेना, इसके साथ साथ क्या कर लेना, एक पेज एडिशनल अटैच कर लेना। आपको अगर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अच्छा मिलता है ले लेना और मुझे भी शेयर करना, मैं उसे और ऐड कर दूंगा। फुल रिस्पेक्ट। तो लीजिए सर, कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ है कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, इसका डिस्कशन भी करते हैं और साथ साथ में लर्न भी कर लेते हैं, राइट। आपके मन में आ रहा होगा सर कितने अच्छे हो, थैंक यू। तो आप इस वीडियो के नीचे फुल रिस्पेक्ट जरूर लिख देना और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, क्योंकि देखो पीजीबीपी और टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त सबसे बड़ा गेम ही यही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भैया यहां पे आपने क्या करना चाहिए, फोकस ज्यादा करना चाहिए एज कंपेयर टू क्या अलाउ है, तो ये ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, पेनल्टी एंड डैमेज इन कनेक्शन विद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। देखो ये तो हमें पीजीबीपी भी बताता है कि पेनल्टी जो है या डैमेज जो है ये ब्रीच ऑफ लॉ है और ब्रीच ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। तो पेनल इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, डैमेजेस पे इन कनेक्शन विद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ लॉ, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यस, फाइन्स जो आप पे कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का फाइन्स अगर आप पे कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। इंटरेस्ट पेनल्टी पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी और अदर लॉ, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब यहां पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, यहां पेनल्टी फॉर जीएसटी रेफर कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जीएसटी इज अलाउड एज डिडक्शन। यस, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी ये अलाउ है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर थिंग ये डिसअलाउ है। पेनल्टी ऑफ जीएसटी डिसअलाउ है, पर इंटरेस्ट ऑन जीएसटी अलाउ है, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी अलाउ है। सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, नॉट अलाउड। जब इनकम टैक्स अलाउ नहीं है क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी अलाउ है, पेनल्टी ऑन जीएसटी नॉट अलाउड है, पेनल्टी ऑन इनकम टैक्स नॉट अलाउड है। क्लियर है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एंड रेगुलराइजेशन फीस नॉट अलाउड, ये तो खैर पीजीबीपी का सेक्शन भी कहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड, प्रोप्राइटर ने अपने फर्म को लोन दिया, उसने खुद को ही इंटरेस्ट दे दिया, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यस, राइट, ओके। नेक्स्ट, सैलरी पेड और ड्राइंग टू प्रोप्राइटर। अब भाई साहब सैलरी और ड्राइंग प्रोप्राइटर अगर खुद को ही दे दे तो वो तो प्रॉफिट ही गायब कर देगा। प्रोप्राइटर खुद को ही जितना प्रॉफिट आ रहा है खुद को पूरा का पूरा प्रॉफिट दे देगा और बोलेगा लो सर बिजनेस एक्सपेंडिचर, नॉट अलाउड, पर्सनल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन बाय फर्म ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ इट्स पार्टनर इज डिसअलाउड। सर देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलग बात हो गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो पे कर रहा है फर्म पार्टनर के लाइफ के ऊपर, ये अलाउ नहीं है। हालांकि आपको कुछ ऐसे केसवा भी मिल जाएंगे जो कहेंगे ये अलाउ होते हैं, पर जनरली ये क्या होता है बेटा, डिसअलाउ होता है पर्सनल एक्सपेंडिचर के तर्ज पे। 8, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रोजेक्ट वाज अबेंडन्ड। ये मल्टीपल टाइम फाइनल लेवल्स पे पूछा गया है कि एसएससी ने क्या किया, एक दूसरा, मान लो ये किराना का बिजनेस कर रहा था और वो जा रहा है रियल एस्टेट बिजनेस में। अब रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड खर्चे वो सारे किराना में क्लेम कर रहा था और एट द एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट बिजनेस उसने क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया।
नाउ अंडरस्टैंड, एक्सपेंडिचर कहां से इनकर हुआ? एग्जिस्टिंग बिजनेस से इनकर हुआ। किसके लिए? न्यू बिजनेस के लिए। पर न्यू बिजनेस चला या बंद हो गया? बंद हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक ऐसे पॉइंट पे जो इंस्टीट्यूट ने घुमा के पूछा था, सुनना। एक्सपेंडिचर इनकर किया दूसरे बिजनेस के लिए, एक्सपेंडिचर इनकर किया करंट बिजनेस से, पर बिजनेस कंटिन्यू है। देखो हम क्या कह रहे हैं यहां पे एट द एंड ऑफ द गेम प्रोजेक्ट अबेंडन कर दिया गया, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन यही बिजनेस अगर चला तो, यही बिजनेस अगर चल गया तो, बोलो बोलो। इसके लिए एक बहुत फेमस केस लॉ है, केस लॉ का नाम है प्रिया विलेज रोड शो, सीआईटी वर्सेस प्रिया विलेज रोड शो, राइट। और क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया है इसी के लिए ये अलाउ हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज अबेंडन एंड सच प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। सी अंडरस्टैंड, दो अलग अलग बातें हैं। एक प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, वैसे ही डिडक्शन नहीं मिलना था। एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट तो अबेंडन हुआ ही। पर अगर ये प्रोजेक्ट अगर ये एक्सपेंडिचर या ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड था, तब इसका क्या मिलना चाहिए? डिडक्शन। तो आपने बहुत केयरफुली जब भी प्रॉब्लम में आएगा ये वर्ड सर्च करना। क्या वर्ड सर्च करोगे? प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, अलाउ। प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, डिसअलाउ। खत्म। ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है। सो अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड होगा अलाउ होगा, अगर ये दूसरे बिजनेस से रिलेटेड होगा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। एवरीबॉडी, फीस फॉर अल्टरेशन ऑफ एमओए। देखिए एमओए का फुल फॉर्म क्या था बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर बदलता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि जब आप मेमोरेंडम बदलते हैं इसका जो बेनिफिट है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। तो मेमोरेंडम जब आप बदलते हैं तब इसका जो बेनिफिट है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, और इसी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट होता है नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताइए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले होता क्या है ये बताइए। आपको तो पता है, मैं एवरेज बच्चा हूं, मुझे पता नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है पहले ये बताओ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आपको अगर याद हो तो एओए में हम लोग डे टू डे बिजनेस करते हैं, डे टू डे बिजनेस करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कवर करते हैं। अब बताइए उसको अगर अल्टर किया तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउ होने चाहिए कि नहीं? यस, अलाउ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो एओए को जब आप फीस फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल 20 नंबर पे देखिएगा, फीस फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट, क्योंकि ये एक डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, इसको अलाउ किया जाता है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप चेंज करते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो एंड्यूरिंग बेनिफिट मिलता है, और इसी के लिए इसे क्या किया जाता है? डिसअलाउ किया जाता है। क्लियर? ओके। 10th पॉइंट, फी बेस टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये हम बात कर चुके हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ रिसीव ही नहीं कर सकता। जब मेडिकल प्रैक्टिशनर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ रिसीव नहीं कर सकता तो इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कैप एक्सपेंडिचर हो गया, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, ऑल दीज थ्री एक्सपेंडिचर आर पर्सनल एक्सपेंडिचर बिकॉज इनके नेचर पर्सनल नेचर के है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। देखिए क्या जमाना आ गया है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स कोई डिडक्शन नहीं मिलता। यस, वैसे आप इसको आगे भी देखेंगे। प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, देखिए प्रोविजन वैसे भी क्या हो रहा है, प्रोविजन कोई आपका रियल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, और प्रोविजन अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड हो तब तो वो कंफर्म ही एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स, अब आप एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स देखोगे तो वो वैसे अलाउड नहीं है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं है। एक्सपेंसेस इन इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल, अगर आपने ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज किया, इसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया, अलाउड एज डिडक्शन। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये भी मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। अगर बिजनेस क्लोज हो गया तो जो एक्सपेंडिचर है, राइट, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिजनेस क्लोजर के ऊपर किया जा रहा है। लॉस ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट,
अगर कोई लॉस हुआ है डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट के ऊपर, तो आप लॉसेस तो पीएनएल को डेबिट कर दोगे, पे अलाउ नहीं होगा क्योंकि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, स्टार मार्क करिए, ये भी एडजस्टमेंट मल्टीपल टाइम पूछते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर जो है अगेन कैपिटल नेचर का माना जाता है और इसीलिए ये डिसअलाउ हो जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ गुडविल, देखो एक्विजिशन ऑफ गुडविल तो वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्विजिशन ऑफ गुडविल तो वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यस, ओके। 17 के अंदर में एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर क्या इसको सेट ऑफ मिल सकता है, क्योंकि लॉस ड्यू टू डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट जो है ये तो आप फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी बना सकते हो। तो हाँ जी सर, सेट ऑफ वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त डिडक्शन नहीं मिलेगा। 20 एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, अब देखो ये भी स्टार मार्क करो, ये मल्टीपल टाइम पूछते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी अलाउड नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर भी अलाउड नहीं है, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आ जाते हैं, नहीं कवर किया जाता। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, ओहो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे डिस्प्यूट है और दो अलग अलग केसेस में मुझे भी अलग अलग देखने को मिला है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो पे किया जा रहा है, एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, इन वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने देखे थे उसके अंदर में वो क्या कर रखा था, अलाउ कर रखा था, क्योंकि पेमेंट एम्प्लॉय पेमेंट था, बराबर है। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन को अलाउ कर रखा था, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहां पे कहां रखा हुआ है, नॉट अलाउड में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने एक और क्वेश्चन देखा जिसके अंदर में ये अलाउड ना बोल करके रखा गया है। अब मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भैया इधर रखूं या इधर रखूं, मैंने यहां पे रख दिया है। हालांकि मैं आपको आज ही क्लियर कर रहा हूं, इसके ऊपर एक एंट्री मिली है अलाउ की, एक एंट्री मिली है नॉट अलाउड की, ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन देखे हुए। सर वो तो ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करें, क्योंकि ये दो एंट्री आप एग्जाम से ही रेफर कर रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या बनता है सर, हमने क्या करना चाहिए? देखिए पर्सनली स्पीकिंग ना, मुझे लगता है ये अलाउ होना चाहिए। अगर ये किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है, अलाउ इफ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है तब तो ये अलाउ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉय को जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर और उसको अलाउ होना चाहिए। तो आई डोंट नो वहां पे ऐसा क्यों किया गया होगा, बट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तब तो ये अलाउ होना चाहिए, बराबर है। दूसरा, अगर ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय को ना मिलकर के किसी और को मिल रहा हो, तो जैसे मान के चलिए हम बिजनेस चालू करने वाले थे, हमने कुछ लोगों को ऑफर लेटर दे रखा था, अल्टीमेटली बिजनेस क्लोजर हो गया, हमने उनको कंपनसेशन पे कर दिया। अब ये कंपनसेशन जो है वो हम एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय मास्टर में ऐड ही नहीं हुए होंगे, वो अलाउ नहीं होना चाहिए सर। तो हो सकता है एग्जामिनर ने पूछते वक्त ऐसी दो चीज दिमाग में रखी होगी, राइट। तो आप, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आपको, आप पहले देखिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय को अगर रिसीव हो रहा है तब ये अलाउ हो जाना चाहिए बाय ऑल मीन्स एंड एक्सप्लेनेशंस। पर अगर ये अदर देन एम्प्लॉय को दे रहे हैं, राइट, जिसको हम कह रहे थे कि भैया तुमको हम ज्वाइन करेंगे, राइट, तो ऐसे केस के अंदर में ये अलाउ नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, आईएफओएस में हमने पढ़ा था, अगर कोई कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज बट नॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो वो आईएफओएस में जाता है। सो मान करके चलिए हमने ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट किया, उसके लिए ये आईएफओएस है, आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कुछ याद आया क्या एवरीवन? इंटरलिंकिंग हुआ। पर हाँ, यही अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय के लिए लिख दिया जाता है, मुझे लगता है ये अलाउ होना चाहिए, बिल्कुल अलाउ होना चाहिए। यस, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। जो इंटरिम डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड है, तो ऐसे केस के अंदर में ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी, ये पूछा जाता है। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी पूछा जाता है। लॉसेस ऑफ सब्सिडरी है, पीएनएल को डेबिटेड है, अलाउड एज डिडक्शन। क्या बोलेगा बेटा? अलाउड एज डिडक्शन, राइट। प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, ये भी पूछा जाता है। प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, ये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप असेट की वैल्यू कम करने के लिए कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो इसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, कि आप पे एक्सपेंडिचर में आ जाता है।
लॉसेज ऑफ सब्सिडरी आपका बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर ही नहीं है, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, डिसअलाउ कर दिया जाता है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी और अनसर्टेन लायबिलिटी नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, फीस फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, ये रिपीट हुआ है, ऊपर भी हमने देखा था। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। हमने इसको ऊपर ऑलरेडी कवर किया है, प्रिया विलेज रोड शो वाला। तो आई पर्सनली फील अगर आप ये हटाना भी चाहे तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ सैलरी टू अ डायरेक्टर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट एज पर कंपनीज एक्ट, सच एक्सेस इज डिसअलाउड। ये पूछा जाता है भाई साहब, सर आप सभी को पता है डायरेक्टर्स के लिए हम एक कंपनसेशन की लिमिट लगाते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, बराबर है। अगर आपने जो पेमेंट किया है वो मोर देन कंपनीज एक्ट के हिसाब से किया है तो सच एक्सेस इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ लॉ, और इसी के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा। इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, ये मल्टीपल टाइम आया था इसलिए रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन आईपीओ, एफपीओ और राइट शेयर, अगेन इंपॉर्टेंट। आईपीओ से रिलेटेड खर्चे आप कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिसअलाउ होगा। एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। राइट शेयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिसअलाउ होगा। अब यहां पे आप एक शेयर मिस कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वाला शेयर, जल्दी से बता। बोनस शेयर। What about expenses on issue of bonus share? Sir, expenses on issue of bonus share is allowed as deduction. Expenses on issue of bonus share is allowed as deduction. Point number 16. अब देखो, मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट कहां कंफ्यूज करता है, मैं आज आपको बता देता हूं। वो राइट शेयर और बोनस शेयर में ही कंफ्यूजन देता है। आईपीओ एफपीओ बहुत कम पूछा जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन इश्यू ऑफ राइट शेयर आपका डिसअलाउ होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर अलाउ होना चाहिए। और ये जो बोनस शेयर का अलाउएबिलिटी है, ये केस लॉ है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, उस पे बेस्ड है। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का इशू था, वो कहता था कि अगर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है ये अलाउ होंगे, और ये उसी केस लॉ पे बेस्ड है ना। क्योंकि आप तीन अलग अलग शेयर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और एक को अलाउ कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन उन्होंने नहीं दिया। ये जो है ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस लॉ के ऊपर बेस्ड है, और इसी के लिए ये अलाउ भी होता है। यस और नो मालिक, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस फॉर आईपीओ दैट कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड ड्यू टू नॉन क्लियरेंस बाय सेबी। अब देखो, आईपीओ का एक्सपेंडिचर तो अलाउ है ही नहीं। एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इस तरीके का कुछ दिया था कि एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ आईपीओ, जो आईपीओ मटेरियलाइज नहीं हुआ, क्यों मटेरियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि सेबी ने क्लियरेंस नहीं दिया, तो भी ये अलाउ नहीं होता है। सर क्यों, सेबी ने क्लियर तभी नहीं किया होगा जब ब्रीच ऑफ लॉ रहा होगा, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया होगी, इसीलिए ये भी क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। सैलरी पेड टू डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ कंपनीज, ये भी रिपीटेड है इसीलिए वापस आया है। 31, एक्सपेंसेस ऑन न्यू प्रोजेक्ट विच इज अबेंडन एंड सच प्रोजेक्ट रिलेट्स टू न्यू बिजनेस, अगेन प्रिया विलेज रोड शो। आप देख रहे हो ये जो मल्टीपल टाइम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे मल्टीपल एग्जाम में आए हैं, इसी के लिए उसको कॉपी करके रखा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, राइट, इसे हटा दीजिए, ये रिपीटेड है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि इंटरम डिविडेंड, एक मिनट, इंटरम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड ऊपर कवर हुआ क्या, अगर नहीं कवर हुआ होगा तो इसको मत हटाना, इसको मत हटाओ, राइट। हाँ ये है ना, इंटरम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड 22 पे हटा दो, 22 पे है, हटा दो। यस, ये फीस फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, ये भी ऊपर लिखा है, ये भी हटा दीजिए, रिपीटेड है। मैंने क्यों कॉपी करके रखा, क्योंकि मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा है, तो अपन ने तो क्या लिया, वहां से उठाया, इस लिस्ट में ऐड कर दिया। ये लिस्ट में हर अटेम्प्ट के साथ बढ़ाए जा रहा हूँ, ये लिस्ट में हर अटेम्प्ट के साथ बढ़ाया जा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसके आगे का कोई एडिशन देके तो आपको ये लिस्ट के आगे का भी और लिस्ट मिल जाए, एवरीवन। और मैं चाहता हूं, पर्सनली चाहता हूं, आप सभी जितने बच्चे फाइनल में और स्पेसिफिकली ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, इसका तो आप प्रिंट निकालो ही निकालो, बराबर है। इसके साथ साथ एक और पेज अटैच करो। आप जितने क्वेश्चन टोटल इनकम के सॉल्व करने वाले हो, वहां कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दिख रहा है जो डिसअलाउ है, इस लिस्ट में ऐड कर दो। टोटल इनकम को सॉल्व करने से पहले, पीजीबीपी को सॉल्व करने से पहले ये लिस्ट 5-5, 6-6 बार पढ़ डालो, यस। और जो डिसअलाउ होगा, ताकि दनादन आप क्या कर सको, एडलेस कर सको। ये आपकी पढ़ाई को बस आसान बना देगा और कुछ नहीं करेगा। और ये मैंने करके रखा था जब मैं खुद पढ़ रहा था, तब मैंने ये करके रखा था।
तो ऐसा हो सकता है, देखिए मेरे को जो चीज अच्छी लगी और मेरे को ऐसा लगा कि ये मल्टीपल टाइम है, मैंने ला दिया। ऐसा भी है कि कुछ चीजें मैंने अब तक यहाँ पे रखी ही नहीं है, और आप अगर पढ़ते हो और आपको लगता है कि नहीं यार ये रेलेवेंट लगता है मेरे लिए, लेना ऐड बैक कर देना लिस्ट के अंदर में, एक ही लिस्ट बना दो। टोटल इनकम पढ़ने, टोटल इनकम सॉल्व करते मत बैठना, पीजीबीपी सॉल्व कर मत करते बैठना, इस लिस्ट को दो दो तीन तीन बार पढ़ डालना। क्या नया पूछ लेंगे, जो नया कुछ पूछेंगे भी वो एक या दो एंट्री पूछेंगे, बाकी सब तो लगभग वही रहता है भाई, एक या दो एंट्री नया पूछेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दे दनादन कर डाल साले को। अब आता है कुछ सवाल, सर जीएसटी पेड अलाउ, इनकम टैक्स तो आपने कह दिया अलाउ नहीं होगा, जीएसटी पेड अलाउ होगा क्या, जल्दी से बताइए। जीएसटी एंड इंटरेस्ट ऑन जीएसटी बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन, जीएसटी एंड इंटरेस्ट ऑन जीएसटी बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन, जीएसटी इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर ना, अलाउ होगा। चलिए नॉट अलाउड वाली हमारे पास अवेलेबल लिस्ट तो हमने अभी तक के कर ली, अब आते हैं अलाउ की लिस्ट के ऊपर क्या क्या अलाउ है। पहला, लीगल एक्सपेंसेस जो है इनकर किया जा रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, अलाउ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो यस अलाउड है। पेनल्टी और डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ लॉ, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आप कोई कंपनसेशन या पेनल्टी दे रहे हैं, ये अलाउ होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल, मान के चलिए हमने बोला था किसी को कि हम क्या करेंगे, आपको पर्सनली, लेट्स से कोई एजेंट है जो हमारे क्लासेस भेजता है, हमने उनको कमिट किया था कि भैया हमारे आपको क्लासेस मिल जाएंगे बाय दिस डेट, और अगर हमने नहीं किया तो हम आपको क्या पे करेंगे, कंपनसेशन पे करेंगे, बराबर। अब क्या हुआ, हम क्लासेस उनको उस टाइम तक के नहीं दे पाए जो हमने कमिट किया था, और हमने उनको कंपनसेशन पे किया। इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ लॉ, इट्स अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये बिजनेस एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, दैट्स व्हाई अलाउड एज डिडक्शन। यस, इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, expenses on management of temple in factory premises for recreation of employee being treated as incidental to business and allowed as deduction, ये एटलेस साइकिल का केस है। तो एटलेस साइकिल के केस में क्या हुआ था, कंपनी जो थी, कंपनी ने एक मंदिर बनाया था और साथ साथ में उसके एक्सपेंडिचर इनकर होते थे काय के लिए, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, अलाउड एज डिडक्शन। ये बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट किया गया था। एक्सपेंस, स्टार मार्क करिए, स्टार मार्क करिए फिफ्थ वाले पॉइंट को, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फॉरेन विजिट ऑफ डायरेक्टर अलोंग विथ वाइफ फॉर रिसीविंग एन अवार्ड, राइट, फॉर रिसीविंग एन अवार्ड। अंडरस्टैंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डायरेक्टर, अब देखिए डायरेक्टर के फॉरेन विजिट के ऊपर का खर्चा प्लस उसकी वाइफ को भी खर्चा लिया गया, और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वो फॉरेन में कोई अवार्ड रिसीव करने जा रहे थे। अब प्राइमा फेसी जब आप इस पॉइंट को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का इससे कोई लेन देन नहीं, और इसी के लिए क्या किया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा, नॉट अलाउड कर दिया जाएगा, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बट अंडरस्टैंड कीजिएगा, हेल्ड इन मल्टीपल केस लॉस, डायरेक्टर को अगर कोई अवार्ड मिल रहा है तो ये बिजनेस का क्या बढ़ाता है, प्रेस्टीज बढ़ाता है, और इससे बिजनेस को ओवरऑल हेल्प मिलती है। ऑन दिस ग्राउंड्स डायरेक्टर प्लस उसकी वाइफ, जिनका फॉरेन में हम लोग लेके गए थे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर अवार्ड रिसीव करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर अवार्ड रिसीव करने के लिए, दोनों भी अलाउ किए गए हैं, दोनों भी क्या किए गए, अलाउ किए गए हैं। लिंक्डइन विद बिजनेस, लिंक्डइन से याद आया, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो तो कर रहे हैं ना, इंस्टा पे फॉलो कर तो रहे हैं ना, यूट्यूब पे फॉलो कर तो रहे हैं ना, हाँ। तो इस लिंक को समझते हुए उन्होंने क्या किया कि भैया अगर डायरेक्टर प्लस उसकी वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है या फिर अवार्ड रिसीव करने के लिए किया जा रहा है, ये अलाउ होगा। क्यों, इससे बिजनेस को हेल्प मिलती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब भाई साहब, बच्चों का बहुत सारा प्यार मिलता है और हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, राइट, ये ग्रीन कलर है, मे बी इसलिए क्रोमा कट रहा होगा। हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टेट कॉन्फ्रेंस, मेगा कॉन्फ्रेंस या सेशंस लेने के लिए। अभी अभी रिसेंटली मैं नासिक के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सेशन लेके आया, इनकम टैक्स एक्ट 2025। भाई मैं तुमको बता नहीं सकता क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है। स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक अलग फीलिंग हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ा के आना नेक्स्ट लेवल फील है। अभी मैं करके आया, अराउंड 300 सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, कुछ तो इतने सीनियर थे मेरे एज के ऊपर, जिनकी प्रैक्टिस 40 साल की, 50 साल की प्रैक्टिस है। इनको पढ़ा के आया और मैं आपको बता नहीं सकता कि सर क्या मजा आता है।
राइट? क्या मजा आता है प्रोफेशनल्स को पढ़ाना, उनकी जो क्वेरीज होती है, उनके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बहुत गजब, बहुत गजब, मजा आएगा कभी तुमको। यस, ओके। सो आपके यहाँ भी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है, मेगा कॉन्फ्रेंस होता है, और कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बुलाते हैं, मैं जरूर पहुंचूंगा सर वहां पे, इसी बहाने आपसे मिलना हो जाएगा, आपसे देखना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम वहां जाते हैं, इमेजिन कीजिएगा, राइट, जब हम वहां जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, राइट? वहां पे बहुत सारे बच्चे जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जानते हैं, एंड अल्टीमेटली इससे किसका फायदा होता है? बिजनेस का फायदा होता है। अग्रीड और नॉट? राइट? इससे किसका फायदा होता है? बिजनेस का फायदा होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल क्लाइंट बनता है हमारे लिए, बराबर है कि नहीं? कंपनीज के डायरेक्टर भी सेम काम के अंदर में आते हैं। तो हम जब इतनी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टेट कॉन्फ्रेंस, मेगा कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां हमारे बच्चों से मिलने जाते हैं, वहां पे बच्चों को शेयर करने जाते हैं, वहीं से पोटेंशियल कस्टमर भी कहीं ना कहीं अराइज होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? और अगर सब पोटेंशियल कस्टमर नहीं होता ना, एक टीचर वहां पे नहीं जाता, मैं आपको एकदम फैक्ट बताता हूँ, वो पोटेंशियल कस्टमर वाली जगह है। बच्चों से मिलना भी होता है, बच्चों को गाइड करना भी होता है, एंड एट द सेम टाइम इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है, राइट? तो अंडरस्टैंड अलाउड एज डिडक्शन, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में अलाउ किया गया है, राइट? चलो जी, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन ग्लो साइन बोर्ड एट डीलर्स आउटलेट। डीलर के आउटलेट पे हमने ग्लो साइन बोर्ड्स लगा दिए, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अलाउड एज डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंसेस, सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, हिंदुस्तान में है आप, दिवाली और मुहूर्त के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मुहूर्त क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या किया जाता है, पूरा खर्चा किया जाता है, तामझाम किया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है, अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं, अलाउड एज डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स पेड, आप जो प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अलाउड एज डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम ऑन कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, अलाउड एज डिडक्शन। अमाउंट टू आरओसी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी अंडर द कंपनी लॉ, कंपनी लॉ की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए जो आप आरओसी को पेमेंट कर रहे हैं, अलाउड एज डिडक्शन। एनुअल लिस्टिंग फीस टू स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस एक्सपेंडिचर लिस्टिंग फीस पे करना पड़ता है। ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अप्रेंटिस, भाई साहब ये लो, तुम्हारे आर्टिकलशिप का जो पैसा दिया जा रहा है उसका डिडक्शन मिल जाता है, तुम्हारे आर्टिकलशिप का जो पैसा दिया जाता है उसका डिडक्शन क्या हो जाता है बेटा, मिल जाता है। फिर भी ये लोग क्या नहीं बढ़ा रहे, स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रहे। अप्रेंटिस इज आर्टिकल। डेमरेज चार्जेस पेड टू पोर्ट अथॉरिटी, अब ये डीमरेज चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, पोर्ट पे जब गुड्स आ जाते हैं तो लगभग 5 से 6 घंटा ये टैक्स फ्री पड़े रह सकते हैं। सो लेट्स से कोई कार्गो आया, कार्गो ने अपना सामान ऑफलोड कर दिया कहां पे, पोर्ट पे। पोर्ट पे अब ये 5 से 6 घंटे के अंदर में आप डिलीवरी ले लेते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते, पर अगर आप 5 से 6 घंटे से ज्यादा उसको रखते हैं तो इसको बोलते हैं हम डीमरेज चार्जेस। ये डीमरेज चार्जेस इज अलाउड एज डिडक्शन। ये डीमरेज चार्जेस क्या है बेटा, अलाउड एज डिडक्शन। व्हाई? बिजनेस एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा नहीं होता कि आपके पास ट्रक वगैरह अवेलेबल हो जाए और आप वहां से सामान उठा करके कंपनीज में वापस लेके चल जाए, तो ट्रक वगैरह को कई बार आने में टाइम लग जाता है, ये सुनो। ऐसे केस के अंदर में वो जो चार्जेस लग रहे हैं उसे बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग लॉकआउट, कोविड हुआ था, लॉकआउट हुआ था, स्टिल क्या कर रहे थे, पेमेंट तो हो ही रहे थे एम्प्लॉय एंड अदर के, अलाउड एज डिडक्शन। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, कन्वर्टिबल डिबेंचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक अलग चीज हो गई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलाउ है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर अलाउ नहीं है। ये वर्ड काम का है बाबू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलाउड एज डिडक्शन, एक्सपेंसेस ऑन वेबसाइट अलाउड। एम्प्लॉय को अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं या फिर इसी के बाजू लिखिए इंपॉर्टेंट कस्टमर को दे रहे हैं। अब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट कस्टमर वाला है ना, गिफ्ट टू इंपॉर्टेंट कस्टमर, ये भी मल्टीपल टाइम पे पूछा गया है, इसको भी स्टार मार्क करके रखिए। एम्प्लॉय को अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं या इंपॉर्टेंट कस्टमर को आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ये बिजनेस के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, सर मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप देखते हैं जो मोबाइल बेचने वाला है वो बहुत सारे गिफ्ट आपको दे देता है, ये ईयरबड रखो, ये आप कवर लगा के रखो, बैक कवर लगा करके रखो, ऐसा होता है नहीं होता है? तो इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं, इनको गिफ्ट देना होता है। आप दिवाली पे देखिए ना सर, क्या होता है दिवाली के अंदर में, जो हमारे इंपॉर्टेंट कस्टमर है इन्हें मिठाई भिजाई जाती है, इन्हें ड्राई फ्रूट्स के पैकेट भेजाए जाते हैं, क्या कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है, अलाउड एज डिडक्शन। आप सोच के देखिए, हमारे एम्प्लॉयज जो है राइट, इनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए क्या किया जाता है, लेकर के जाते हैं।
रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए क्या किया जाता है, लेकर के जाते हैं अलाउड एज डिडक्शन, सारा एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट, चोरी अगर हो गई, स्टॉक चोरी हो गया, अलाउड एज डिडक्शन, राइट। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग इट सब्सिडरी, सब्सिडरी को फाइनेंस किया, उसके अंदर में कुछ लॉस हुआ, अलाउड एज डिडक्शन। लॉस कॉज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन के कारण अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, फॉरेक्स लॉस हो रहा है, अलाउड एज डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया, कोई कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करना। स्टाफ क्वार्टर ही कंपनी ने बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उस पर कंपनी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दे दिया, अलाउड एज डिडक्शन, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। स्टाफ क्वार्टर ही खुद ने बनाया, बोलो जल्दी से, स्टाफ क्वार्टर ही अगर खुद ने बनाया तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन मिलता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्रोफेशनल फॉर अटेंडिंग सीपीईआरस, ये भी पूछा जाता है। जब भी प्रोफेशनल से रिलेटेड टोटल इनकम के क्वेश्चन आते हैं ना, ये आता है। हम सभी को पता है सीपीईआरस होते हैं, सीपीईआरस होते हैं, राइट। क्या होते हैं ये सीपीईआरस? जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के कुछ सेमिनार्स मैंडेटरीली अटेंड करने हैं, नॉलेज अपडेट करने के लिए, और कुछ सीपीईआरस मैंडेटरीली लेने ही होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सीपीईआरस। इसके लिए जो भी आप फीस पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस दे रहे हैं, अलाउड एज डिडक्शन। ओहो, ये बड़े काम की चीज है जी। 26 बड़े काम की चीज पूछा जाता है, स्टार मार्क करिए। एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड एज अ स्पेयर पार्ट इन एन एक्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान से सुनना सर, हमारी एक मशीन थी, बराबर है, हमारी एक मशीन थी, इसका कोई पार्ट खराब हो गया। सबसे पहले हमने स्पेयर पार्ट ढूंढा, स्पेयर पार्ट नहीं मिला। अब हमने क्या करा, ऐसी ही एक मशीन पुरानी हमें मिल रही थी, बराबर है, वो मशीन खरीदी, उसमें से एक पार्ट निकाला, एग्जिस्टिंग मशीन में लगा दिया। हम बोल रहे स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा, मशीन ढूंढ लो, मशीन खरीद ली, इसमें का पार्ट निकाल दिया, उसमें लगा दिया। अब कई लोग मानते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देयर इज अ केस लॉ जो कहता है नो, आपने वो मशीन को लिया, वो कैपिटल, वो मशीन को यूज करते कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने वो मशीन को लिया और आपने उसे स्पेयर पार्ट बोल के यूज किया, यस, अलाउड, अलाउड। आपको अगर याद होगा, वो नोट बनाने के ऊपर एक सीरीज आई थी, अगर आपको याद हो तो, तेलगी की, नोट और स्टैम्प पेपर, सॉरी नॉट नोट, स्टैम्प पेपर बनाने के लिए, स्टैम्प पेपर बनाने के लिए क्या किया था उन्होंने, नासिक और अदर जगह से मशीन बिकवाई थी, ये मशीन को स्क्रैप में खरीदा, असेंबल कर लिया। कुछ याद आ रहा है क्या? स्कैम, वैसे ही कुछ। तो आपने मशीन खरीद ली, उसमें का एक पार्ट एज अ स्पेयर पार्ट यूज किया, अलाउड एज डिडक्शन। कंपनसेशन पेड फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू डायरेक्टर, स्टार मार्क कीजिएगा। आप लॉस ऑफ ऑफिस टू डायरेक्टर का कंपनसेशन पे कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंडिचर बोल के अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट 29 पे डायरेक्ट जंप कर रहा हूं मैं। एक्सपेंडिचर ऑन ईआरपी सॉफ्टवेयर, आप कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं, टैली या ईआरपी, अलाउड एज डिडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ बोनस, डिबेंचर, लोन्स, बायबैक, एक्सपेंडिचर ऑन बायबैक, एक्सपेंडिचर ऑन लोन्स, एक्सपेंडिचर ऑन डिबेंचर, इधर रिडीमेबल डिबेंचर था, बराबर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर था। नॉर्मल डिबेंचर इशू करो, अलाउड एज डिडक्शन। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिपीट हुआ है, आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंडिचर, जो प्रोफेशनल्स को टैक्स ऑडिट फीस भी की जा रही है, लीगल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, अलाउड एज डिडक्शन। ये देखिए वापस से 34 पे ये रिपीट हुआ है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा है, इसी के लिए आया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इफ इंटरेस्ट इज पेड अंडर एनी लॉ इज कंपेंसेटरी इन नेचर एंड नॉट पेनल इन नेचर, अगर कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं किसी भी लॉ में जो कंपेंसेटरी इन नेचर होगा, राइट, नॉट अ पेनल्टी, तो इट इज अलाउड। जीएसटी इसी में आता है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स केसेस, मान लीजिए प्रोफेशनल को पेमेंट किया लिटिगेशंस को सॉल्व करने के लिए, लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है
allowed as deduction. Fees paid अंडर सेक्शन 234E F and G इज अलाउड एज डिडक्शन. देखिए फीस जो पे हो रही है 234E F G के अंदर में ये अलाउड एज डिडक्शन है. प्रिया विलेज रोड शो का केस आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हैं. इज दैट डन? यस सर. तो ये थी एक पूरी लिस्ट. मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा, इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिन जिनके पास ये कंसाइज बुक है, कंसाइज बुक में भी पीजीबीपी में अपन ने सेम ही कवर किया है. इसके आगे एक पेज, एक सिंगल पेज लेना, इसके आगे स्टेपल लगा के रख देना. जब भी आप पढ़ोगे और इसके बीच में भी सेम एक ऐसी लाइन मार देना अलाउड डिसअलाउ वाली. जब भी आप आगे चल के कुछ अलाउड डिसअलाउ समझोगे, आप टोटल इनकम सॉल्व करोगे, पीजीबीपी सॉल्व करोगे, आरटीपी, एमपीक्यू, आरटीपी से कहीं से भी आपको अगर कुछ एडिशनल पॉइंट लग रहा है प्लीज ऐड कर दीजिएगा. और अगर ऐसी कोई लिस्ट आप बनाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप प्लीज हमें मेल भी कर दीजिएगा, ताकि आगे के एडिशन में और आगे वाले बच्चों के लिए हम जरूर इस पे और हेल्प कर सके. होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, राइट? शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू. लिस्ट एक बार पढ़ लो जल्दी से.